नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी के अंतर्गत इस व्याख्यान में हम अरस्तु के द्वारा वर्गीकृत राज्यों, संविधान या सरकार के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। अरस्तु ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत संविधान, राज्य या सरकार, इन तीनों का ही पर्यायवाची शब्द के रूप में ही इस्तेमाल किया है। अरस्तु ने राज्य, संविधान या सरकार का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। यानी अरस्तु के वर्गीकरण के दो आधार हैं, जिनमें पहला जो आधार है वो है शासकों की संख्या। यानी शासन व्यवस्था का संचालन कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा, कुछ व्यक्ति के द्वारा या बहुत से व्यक्तियों के द्वारा। दूसरा जो आधार है राज्य, सरकार या संविधान के वर्गीकरण का, वह है शासकों का उद्देश्य। यानी शासन व्यवस्था के संचालनकर्ताओं का उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। क्या वह स्वयं अपना हित करना चाहते हैं या संपूर्ण राज्य की प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं। यानी किस आधार पर वे वह शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। शासकों की संख्या और उद्देश्य के आधार पर अरस्तु राज्य या सरकार को दो भागों के अंतर्गत विभाजित करता है। पहला जो विभाजन है वह है सामान्य राज्य और दूसरा जो विभाजन है वह है भ्रष्ट या विकृत राज्य। अरस्तु कहता है कि एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन, यह जनता के हित में भी हो सकता है या फिर शासक स्वयं अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भी शासन व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति का शासन जनता के हित में संचालित हो, उसे अरस्तु राजतंत्र, मोनार्की की संज्ञा देता है। लेकिन एक व्यक्ति का शासन जब जनता के हित के अनुसार संचालित न होकर के अपने खुद के स्वार्थों की पूर्ति के लिए संचालित किया जाने लगे, तो अरस्तु उसे राजतंत्र की बजाय निरंकुश तंत्र की संज्ञा देता है। यानी राजतंत्र एक व्यक्ति का ऐसा शासन है जो जनता के हित में है, यह राज्य का सामान्य रूप है। दूसरी ओर निरंकुश तंत्र एक व्यक्ति का अपने खुद के स्वार्थों की पूर्ति के लिए संचालित किया जाने वाला राज्य या सरकार है। उसे अरस्तु निरंकुश तंत्र कहते हुए उसे भ्रष्ट राज्य की श्रेणी के अंतर्गत रखता है। कुछ व्यक्तियों का शासन जनता के हित में हो तो अरस्तु उसे एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र कहता है। लेकिन यही अगर कुछ व्यक्तियों का शासन खुद के स्वार्थों की पूर्ति के लिए हो तो अरस्तु उसको ओलिगार्की या धनिक तंत्र की संज्ञा देता है। यानी कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों का जनता के हित में शासन तंत्र है जो कि राज्य का सामान्य रूप है, जबकि धनिक तंत्र, गुट तंत्र यानी ओलिगार्की, ये कुछ व्यक्तियों का अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन है जो कि भ्रष्ट राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बहुत से व्यक्तियों का शासन जब जनता के हित में हो तब अरस्तु उसको पॉलिटी कहता है। यानी मध्यम वर्ग तंत्र या संवैधानिक तंत्र या बहुतंत्र भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत अरस्तु कहता है कि मध्यम वर्ग का शासन होता है। इसी को ही अरस्तु सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। लेकिन बहुत से व्यक्तियों का शासन जब जनता के हित के अनुसार नहीं हो, खुद के निजी स्वार्थों के लिए संचालित हो, तो उसको अरस्तु डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहता है। अब अरस्तु इन तीन राज्यों के सामान्य रूपों को बताता है और तीन ही वह विकृत रूपों को बताता है। अरस्तु कहता है कि ये जो वर्गीकरण है, ये जो राज्य है, ये परिवर्तन चक्र के अनुसार संचालित होते रहते हैं।
यानी एक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत बदलती है, दूसरी तीसरी में बदलती है, तीसरी चौथी में बदलती है, चौथी पांचवी में, पांचवी छठी में, और छठा वापिस है वो पहले में बदलता रहता है। यानी राजतंत्र निरंकुश तंत्र के अंतर्गत, निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र के अंतर्गत, कुलीन तंत्र धनिक तंत्र के अंतर्गत, और धनिक तंत्र पॉलिटी के अंतर्गत, और पॉलिटी है वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत, और फिर डेमोक्रेसी वापिस है वो मोनार्की के अंतर्गत बदलती रहती है। इस तरीके से अरस्तु कहता है कि ये सरकारों या राज्यों या संविधानों का एक चक्र है वो चलता रहता है। इस तरीके से चक्रीय प्रणाली के रूप में भी राज्य सरकार या संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। अब अगर हम देखें तो इन वर्गीकरण के अंतर्गत अरस्तु सर्वोत्तम या श्रेष्ठ शासन व्यवस्था किसको मानता है? अरस्तु कहता है कि व्यवहारिक दृष्टि से सर्वोत्तम या श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है वो है मध्यम वर्ग तंत्र, संवैधानिक तंत्र, इसको बहुतंत्र भी कहा जाता है, यानी कुल मिलाकर के पॉलिटी। अरस्तु कहता है कि पॉलिटी ही सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत मध्यम वर्ग का शासन होता है, जो ना तो अधिक धनी होता है और ना ही अधिक निर्धन होता है। तो समाज के अंतर्गत संतुलन है वो बना रहता है। यानी अरस्तु मध्यम वर्ग के शासन का समर्थन करता है, और मध्यम वर्ग का जो शासन है उसको अरस्तु पॉलिटी के नाम से पुकारता है। यह सर्वोत्तम शासन यानी पॉलिटी एक तरह का मिश्रित राज्य या मिश्रित संविधान या मिश्रित सरकार है, जिसके अंतर्गत धन एवं जनता यानी जन दोनों का ही मिश्रण है वो देखने को मिलता है। यानी अरस्तु कहता है कि पॉलिटी के अंतर्गत पहली बात मध्यम वर्ग का शासन होता है, दूसरी बात इसमें ओलिगार्की के भी अच्छे लक्षण देखने को मिलते हैं, और डेमोक्रेसी के भी अच्छे लक्षण है वो पॉलिटी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। मध्यम वर्ग का शासन है, इसलिए सर्वोत्तम शासन के रूप में अरस्तु पॉलिटी को स्वीकार करता है। अरस्तु के चिंतन को अगर हम देखें तो अरस्तु ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हमेशा ही मध्यम मार्ग का ही अनुसरण किया है, इसलिए अरस्तु को मध्यम मार्ग का दार्शनिक भी कहा जाता है। कार्ल पॉपर अरस्तु की इस पॉलिटी की शासन व्यवस्था की 3 चीजों का विवरण देता है। कार्ल पॉपर ये कहता है कि अरस्तु की जो पॉलिटी शासन व्यवस्था है इनमें 3 चीजों का संतुलन है वो देखने को मिलता है। पहली बात प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, दूसरा ठोस एवं संतुलित सामंतवाद, और तीसरा जनतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक विचार। इनमें से भी कार्ल पॉपर ये कहता है कि अरस्तु की पॉलिटी में सामंतवाद है वो सबसे ज्यादा हावी है, क्योंकि अरस्तु ने अपनी जो राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है उसके अंतर्गत उसने उत्पादक वर्ग एवं दास को नागरिक समुदाय से बाहर रखते हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के शासन व्यवस्था का समर्थन किया है, जिसको कि अरस्तु मालिक की संज्ञा देता है। तो अरस्तु ने अपने चिंतन के अंतर्गत व्यक्तियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक मालिक के रूप में जिसको वो नागरिक भी कहता है, और दूसरा दास के रूप में। तो ये हायरार्कियल जो सिस्टम है यह सामंतवादी व्यवस्था की तरह है। यह क्वेश्चन पिछली कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी आया था कि कार्ल पॉपर ने अरस्तु की पॉलिटी के निम्न में से कौन सा घटक नहीं बताया। तो कार्ल पॉपर ये 3 घटक बताता है। प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, जिसका मतलब ये है कि कुलीन लोगों का शासन, धनी लोगों का शासन। तो अरस्तु की शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी यह लक्षण है वो देखने को मिलता है। पॉलिटी के अंतर्गत भी अरस्तु ओलिगार्की के कुछ अच्छे लक्षणों को शामिल करने का प्रयास करता है। दूसरा सामंतवाद, लेकिन सामंतवाद संतुलित है, क्योंकि वो जब दास प्रथा की बात करता है तब वो ये कहता है कि दासों के साथ में भी मानवीय व्यवहार मालिक के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरी बात लोकतांत्रिक विचार, यानी पॉलिटी के अंतर्गत डेमोक्रेसी के भी कुछ अच्छे लक्षणों को अरस्तु शामिल करता है। इस तरीके से कार्ल पॉपर अरस्तु की पॉलिटी शासन व्यवस्था के 3 घटकों का वर्णन करता है। सबसे निकृष्ट जो शासन यानी सबसे जो भ्रष्ट शासन है वो अरस्तु की दृष्टि में लोकतंत्र या
डेमोक्रेसी है, यह आधुनिक राजनीतिक विचारों के एकदम विपरीत है, क्योंकि आधुनिक समय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में डेमोक्रेसी को देखा जाता है। लेकिन अरस्तु के चिंतन के अंतर्गत ऐसा नहीं है। अरस्तु ने लोकतंत्र की आलोचना की है और लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट शासन कहते हुए वह लोकतंत्र को मोबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र की संज्ञा देता है। अरस्तु कहता है कि लोकतंत्र के अंतर्गत निर्धन, मूर्ख, अज्ञानी एवं स्वार्थी व्यक्तियों का शासन होता है, जो कि अपने खुद के निजी स्वार्थों के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। जैसा कि हम तत्कालीन समय के अंतर्गत यूनान के अंतर्गत देखते हैं, तो एथेंस के अंतर्गत डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो प्रचलित थी, और अरस्तु ने और इसके साथ प्लेटो ने भी अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो उनकी मुख्य समस्या थी राजनीतिक अस्थिरता की समस्या, उन्होंने जो मूल है, उनकी जो जड़ है, वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही देखी। तो अरस्तु और प्लेटो दोनों ने ही लोकतंत्र की निंदा की है। अब हम ये देखेंगे कि अरस्तु की ये राज्य, संविधान या सरकार का जो वर्गीकरण है, इनकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना यह है कि आधुनिक राज्य के वर्गीकरण पर यह लागू नहीं होता। आधुनिक राज्यों या सरकारों का जो वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया जाता है संसदीय, अध्यक्षीय, अर्धअध्यक्षात्मक, एकात्मक या संघात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन अरस्तु के वर्गीकरण के अंतर्गत इस तरह की शासन व्यवस्थाओं या राज्यों का वर्गीकरण है वो देखने को नहीं मिलता। दूसरी आलोचना यह है कि अरस्तु ने लोकतंत्र की आलोचना की है, और लेकिन वर्तमान के अंतर्गत आधुनिक राज्यों में डेमोक्रेसी है यह सर्वाधिक प्रचलित शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र इतनी बुरी व्यवस्था नहीं है जितनी कि अरस्तु ने उनकी निंदा की है। आधुनिक समय के अंतर्गत डेमोक्रेसी है वो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है। तीसरी चीज है कि अरस्तु के इस प्रकार की वर्गीकरण के अंतर्गत मौलिकता का अभाव देखने को मिलता है। अगर हम प्लेटो की पुस्तक स्टेट्समैन को देखें, तो प्लेटो ने स्टेट्समैन के अंतर्गत भी राज्यों को वर्गीकरण किया था, और उसी का ही आंशिक संशोधन है वो आगे चल करके अरस्तु ने किया है। हालांकि प्लेटो ने अपनी पुस्तक स्टेट्समैन के अंतर्गत राज्यों को दो भागों में विभाजित किया था, एक कानून प्रिय राज्य और दूसरे ऐसे राज्य जो कि कानून प्रिय राज्य नहीं है। तो उन्हीं का ही अरस्तु ने भी आगे चल करके अनुसरण किया है। तीसरी आलोचना यह है कि राज्य, सरकार या संविधान के मध्य अरस्तु ने किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु का जो राज्य, सरकार या संविधानों का वर्गीकरण है उसकी अपनी प्रासंगिकता है। ये अपने समय का सर्वाधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण था। अरस्तु ने 158 नगर राज्यों के संविधानों की केस हिस्ट्री तैयार करके उनकी तुलना करके फिर इस तरह का राज्य, सरकार या संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जो कि तात्कालिक समय के अंतर्गत सर्वाधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण था, यानी सर्वाधिक वैज्ञानिकता पर आधारित था। इसी आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने अरस्तु के द्वारा वर्गीकृत किए गए राज्य, सरकार या संविधानों का वर्गीकरण को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।